नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, भूगोल की आधुनिक तकनीक के अलावा आप हमारी ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान एवं तकनीक, भूगोल शास्त्र आदि की जो नई PDF आई उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ 1000 रुपये से अधिक के नोट्स लेने पर हम हार्ड कॉपी में आपको नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, हमने गणित सब्जेक्ट को लिया है, पेपर 3 यूनिट 5, जिसमें MPPSC मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नोट्स हैं। और आप हमारे लिए इन सभी फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि पर फॉलो कर सकते हैं और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताएंगे 3 नंबर प्रश्न के लिए इंपोर्टेंट कंटेंट क्या है। तो प्राकृत संख्या, जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या से आप क्या समझते हैं, तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लिखना है, क्योंकि इस बार के पैटर्न में उतनी ही लाइनें आएंगी जितने नंबर का प्रश्न आएगा। जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इन्हें एन से सूचित किया जाता है, एन बराबर ब्रैकेट और 1 2 3 4 5 तक यहाँ पर डेड करके संख्याएं होंगी और भी आगे तक जा सकती हैं। तो जिन संख्याओं का इस्तेमाल वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या कहती है। अब प्रश्न उठता है, जब प्राकृत संख्या के बारे में हमने समझ लिया है तो पूर्ण संख्या क्या है। जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W से सूचित करते हैं। तो जहाँ प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल नहीं किया जाता है, यहाँ 1 से ही गिनती प्रारंभ की जाती है। और लेकिन पूर्ण संख्या जब कहलाएगी जब प्राकृत संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर देते हैं और उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, इसे W सूचित करते हैं। W बराबर ब्रैकेट और 0 1 2 3 4 5 आदि से यहाँ पर प्रारंभ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में हमने जाना। अब इसके बाद आता है रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या से आप क्या समझते हैं। तो रूढ़ या अभाज्य संख्या एक अतिरिक्त के समस्त संख्याएं जो एक और स्वयं को छोड़कर अन्य किसी भी संख्या में विभाजित नहीं होती रूढ़ संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल एक और स्वयं अपनी संख्या में ही विभाजित हों, इसके अतिरिक्त वह किसी संख्या में विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 है तो वह सिर्फ 1 से और 2 से ही विभाजित होता है। 3 भी 1 और 3 से, 5 भी 1 और 5 से, इसके अतिरिक्त संख्याएं किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो इन संख्याओं के बारे में 2 3 5 7 11 13 17 19 इसी क्रम में और बढ़ता जाएगा। 23 भी हो जाता है, 25 का तो फिर भी 5 में चला जाता है, 1 में चला जाता है, 25 में भी चला जाता है, 27 का भी कई संख्याओं में चला जाता है। इसके बाद 29 वगैरह ऐसी कई संख्याएं हैं जो रूढ़ संख्या, अभाज्य संख्या के अंतर्गत आती है। इसके बाद यौगिक संख्या क्या कहलाती है। एक के अतिरिक्त वे समस्त संख्याएं जो रूढ़ नहीं है यौगिक संख्याएं कहलाती हैं, इसे संयुक्त संख्या भी कहा जाता है। तो जो संख्याएं रूढ़ नहीं हैं उन यौगिक संख्याओं के अंतर्गत लेते हैं, जैसे कि 4 6 8 9 12 13 आदि इनके प्रमुख उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं। अब प्रश्न आता है सम संख्या। तो आप कहेंगे सम संख्या तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अब सम संख्या के बारे में क्या जानना, लेकिन कैसे लिखना है, कैसे तैयार करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम कठिन से कठिन चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन सरल चीज़ हमसे रह जाती है, जो कि हमारी सफलता का कारण बनती है। तो यह भी याद रखना है, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण है इसके 2 4 8 12 24 28। इनका स्वरूप 2n है, जहां n एक पूर्ण संख्या है। जो सम संख्या होती है ना, इनका जो स्वरूप है वह 2n है, जहां n एक पूर्ण संख्या है। अब बात प्रश्न बनता है विषम संख्या। जैसे कि आपने सम संख्या और विषम संख्या के बारे में हमेशा साथ में ही पढ़ा होगा। तो विषम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण है 3 9 11 17 19 आदि ये विषम संख्या के अंतर्गत आता है। क्रमागत संख्या से आप क्या समझते हैं। संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक बड़ा हो उन्हें हम क्रमागत संख्या के रूप में देखते हैं। उदाहरण 13 14 15 हो, 13 से एक बड़ा 14, 14 से एक बड़ा 15। इस प्रकार से जो क्रमागत हो उन्हें क्रमागत संख्या के अंतर्गत हम देखते हैं। 6 7 8 भी क्रमागत संख्याओं का ही उदाहरण है। इसके बाद वास्तविक, परिमेय, अपरिमेय, घात, परघात, लाभ हानि वगैरह आदि सब आपको देखने को मिलेगी। और लाभ हानि के बारे में आपको बता देते हैं।
जैसे कि लाभ हानि के बारे में पूछा जाए तो आप कैसे व्यवस्थित लिखेंगे। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक होता है तो उसे लाभ कहते हैं, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो उसे हम हानि कहते हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस हानि माइनस क्रय मूल्य। जैसे कि हमें किसी चीज़ के लाभ के बारे में ज्ञात करना है तो हमने विक्रय मूल्य से तात्पर्य होता है जितने में बेचा, और क्रय मूल्य से तात्पर्य होता है जितने में खरीदा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने में हमने बेचा था उतने में से कितने में खरीदा था यदि वह घटा देंगे तो हमारे पास लाभ की संख्या आ जाएगी। और क्रय मूल्य हानि के अंतर्गत क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, कितने में लिया था और कितने में बेचा, तो हमारी हानि का परसेंटेज यहाँ पर निकल आएगा। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और उसके क्रय मूल्य से अधिक है तो उसे लाभ कहते हैं, और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तो उसे हानि कहते हैं। अब यहाँ पर औसत कैसे निकाला जाता है, औसत के भी कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो औसत का एक सीधा सीधा सूत्र है, एवरेज भी कहते हैं इसे अंग्रेजी भाषा में। औसत बराबर परिणामों का योगफल, परिणामों का जो योगफल है बटे परिणामों की संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 का हमें एवरेज निकालना है तो 7 तक की योगफल लिख देना है, और कितनी संख्या है तो 7 संख्या है तो बट्टे में 7 कर देना है। तो 28 बटे 7, तो यहाँ पर हुआ 4। तो इस प्रकार से इनका जो औसत है वह 4 निकलता है। इस प्रकार से हमने औसत के बारे में भी जाना। भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, यहाँ पर कुछ सवाल भी दिए गए हैं, मिश्रधन की परिभाषाएं और गुणनफल। एक अंक को दूसरे अंक से गुणा करने पर प्राप्त संख्या गुणनफल कहलाती है। जैसे कि x इंटू वाई, और इंटू वाई यहाँ पर लिया तो फिर 2 गुणे 3 बराबर 6, एक्स इंटू वाई बराबर एक्स वाई, और 2 एक्स का मान 2 माना, वाई का मान 3 माना, तो 2 इंटू 3 बराबर 6। दैनिक जीवन में सांख्यिकी के उपयोग लिखिए। दैनिक जीवन में सांख्यिकी क्या प्रयोग हैं, तो तथ्यों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करना दैनिक जीवन में सांख्यिकी का महत्वपूर्ण उपयोग है। तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करना, पूर्वानुमानी की सुविधा, राज्य प्रशासन के क्षेत्र में व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होती है, समांकों के सरलीकरण में सहायक होता है। तो दैनिक जीवन में सांख्यिकी के बहुत से उपयोग हैं। पहला तो तथ्यों को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत करता है, दूसरा तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करता है, तीसरा पूर्वानुमान की सुविधा, चौथा राज्य प्रशासन के क्षेत्र में, पांचवा व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि होती, छठवां समांकों के सरलीकरण में भी सहायता मिलती। यहाँ पर प्रमुख रूप से इसके सवाल भी दिए गए हैं, मध्यिका वगैरह आदि सभी चीज़ों के। तो आप आज ही हमारी ये PDF भी परचेस कर सकते हैं, मात्र 10 रुपये में, बहुत ही सस्ती है। इसमें आपको बहुमूल्य ज्ञान मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजो के लिंक के माध्यम से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू पास में ही है। तो जल्द से जल्द आप हमारे नोट्स परचेस करें, साथ ही साथ अपनी तैयारी करती रहें। धन्यवाद दोस्तों।